गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चल रहा है। आज सेट नंबर कौन सा है आप बताएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर ये आज का आपका 12 है। तो चलिए ठीक है, समय ना लेते हुए ट्यूशन की ओर चलते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े कुछ अलग टाइप के हैं। इसके पहले की जितनी भी सीरीज हुई है थोड़ा उससे हट के है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान देने की बात यह है, आपको यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यानी कहने का मतलब ये है, देखने में आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आप इसको स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। जैसे यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में बड़ा नहीं है। कह रहा है आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य है एक वृक्ष है, आंधी के कारण वह टूट के गिर चुका है और टूटा हुआ भाग जहां टच कर रहा है, जमीन पर स्पर्श कर रहा है, जड़ से 6 मीटर की दूरी पर है। यही क्वेश्चन में कह रहा है और 6 मीटर की दूरी पर है, वहां से 45 अंश का कोण बना रहा है। तो संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। ये आपका एक मैं यहाँ वृक्ष बना देता हूँ। ये वृक्ष है, ये वृक्ष जो है यही बीच से यहाँ से टूटकर इस तरह से आ गया, जमीन पर लग गया। अब यहाँ जमीन पर लगा। अब ये वृक्ष की पूरी ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं ये बी, ये वृक्ष है। यही टूटा हुआ भाग ए बी से टूट कर आके कहाँ लगा है, यहाँ लग गया है। तो यहाँ क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे। ए बी आपका क्या है, आप बताएंगे। ए बी आपका वृक्ष है, वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई है। कहाँ से टूटा है, बिंदु ओ से टूटकर बिंदु सी पे जा लगा है। जब बिंदु सी पे लगा है तो आप देख रहे हैं बिंदु ए से और सी के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। कह रहा है इसके जड़ से और जहां ये टूटा हुआ वृक्ष का ऊपरी सिरा शिखर जहां टच कर रहा है 6 मीटर की दूरी पर है, ये 6 मीटर मान लेते हैं। अब इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, यक्स, और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, वाई। अब यहाँ से यही वाला ओ सी का पॉइंट आके यहाँ लगा है तो ये भी वाई हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे आप। यही ऊपर का ये वृक्ष था, ध्यान से सुनेंगे। पूरा वृक्ष था, बीच से टूटा। जब टूटा तो ये बी वाला पार्ट यहाँ आ गया। जब बी वाला पार्ट यहाँ आ गया तो ओ से बी की जितनी दूरी रहेगी, जितनी ऊंचाई रहेगी, वही तो ओ सी रहेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, ए बी। ए बी आपका क्या है, वृक्ष है। इसकी ऊंचाई क्या है, यक्स प्लस वाई है। यक्स प्लस वाई का मतलब संपूर्ण ऊंचाई। अब इसके बाद फिर यहाँ से हम पूछते हैं ए ओ क्या है, तो ए ओ यक्स बताएंगे। अब इसके बाद हम आपसे पूछते हैं ओ बी क्या है। ओ बी बराबर कितना लिखेंगे, वाई। अब इसके बाद ओ सी पूछते हैं तो क्या बताएंगे, ओ सी, ये भी वाई होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई ये है वही ऊंचाई इसकी ये है। यहाँ तक समझ गए आप। अब इसके बाद यहाँ आपका कितने अंश का कोण बन रहा है, आप बताएंगे 45 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कितना होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर यहाँ आपने लिखा लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई, थीटा की वैल्यू आप बताएंगे 45 अंश दी गई है। इसको बगल में ऐसे लिख लीजिएगा। यानी सारी चीजें जो आपको दी गई इसको लिख लीजिए। अभी आपको और क्या दिया गया है, एसी दिया गया। एसी कितना दिया गया है, 6 मीटर दे दिया है। यानी जो जो आपको दिया गया है सो आपने लिख लिया। अब इसके बाद tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ लिखेंगे tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 45 अंश है। लंब का मान कितना है, कौन सा त्रिभुज हम चल रहे हैं, यहाँ आप थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज सी ए ओ में, सी ए ओ में, ये पहले ऊपर इसको लिख दीजिएगा क्योंकि ये त्रिभुज का ही निर्माण हो रहा है। सी ए ओ त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये आधार की रेखा हुई, ये लंब की रेखा हुई, और ये वाली रेखा कर्ण की हो गई। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। tan थीटा लंब क्या है, लंब आप लिखेंगे ए ओ लिखते हैं,
आधार आप क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। tan 45 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे, एक। ए ओ का मान कितना है, ए ओ का मान आप x बताएंगे। ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे। अब इसके बाद इसका गुणा x में करेंगे, यानी 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा। 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 के 6 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आप कितना प्राप्त कर लिए, x बराबर 6। यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपने कितना प्राप्त किया, 6 प्राप्त किया। अब यहाँ से आप पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए, यहाँ त्रिभुज क्या लिखेंगे, सी ए ओ में पुनः लिखेंगे। पुनः क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हुआ। अभी तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये कण ज्ञात करना है। जब कण ज्ञात हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई धन इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब होता है, बटे क्या लिखेंगे, कण लिखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, वही 45 अंश रखेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ भी 45 अंश रख दीजिए, 45 अंश हो गया। लंब क्या है आपका, लंब वही रहेगा जो आपका पहले था, क्या था, ए ओ। और कण क्या हो गया, ओ सी हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। साइन 45 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। अब इसके बाद ए ओ कितना है, ए ओ, ए ओ कितना है आप बताएंगे, यक्स है। वैसे तो यक्स की वैल्यू आप 6 ज्ञात कर लिए हैं, यहाँ देखिए ये। अब यक्स के स्थान पे चाहे आप 6 लिखिए और चाहे आप अभी यक्स का ही उपयोग करिए। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसके बाद ओसी है तो ओसी को आप क्या माने हैं, ओसी आप वाई माने हैं, तो वाई की वैल्यू कितने, ओसी कितना है, वाई है, तो वहाँ वाई लिख लेते हैं। अब यहाँ आप ये बताइए, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं कि नहीं। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो y हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x रूट में कितना होगा, 2। ये हो गया y की वैल्यू। ध्यान से सुनेंगे, अब आपने y की वैल्यू ज्ञात कर लिया, x की वैल्यू क्या आपने कुछ ज्ञात किया है, तो आपने x बराबर 6 प्राप्त किया है। यहाँ से देखेंगे ये, तो यहाँ y बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 रूट में 2 लिखेंगे, ये हो गया। अब ध्यान से यहाँ आप ध्यान देने की बात है, जब आपने x की वैल्यू ज्ञात कर लिया, y की वैल्यू ज्ञात कर लिया, तो अब आपको वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये बताइए संपूर्ण ऊंचाई आपकी क्या है, ए बी है कि नहीं, ए बी है। तो ए बी बराबर ए बी बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए ओ धन ओ बी। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, पुनः सुनेंगे, ए बी ये संपूर्ण ऊंचाई है, और यहीं से वृक्ष टूटकर जाकर जमीन पर लगा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए ओ धन ओ बी। तो यहाँ से देखिएगा आप लिखेंगे ए बी बराबर, ए ओ का मान आपने कितना प्राप्त किया, ए ओ का मान आपने 6 प्राप्त किया, एक्स की वैल्यू 6 ही तो निकाले हैं, यहाँ 6 हो गया, प्लस ओ बी। ओ बी कहाँ है, ध्यान से सुनेंगे, ओ बी का मतलब वाई है। जब ये वाई है, जितनी दूरी इसकी है वही दूरी इसकी भी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं ओ बी, देखिए यहाँ माने हैं आप, ओ बी बराबर वाई, ओ सी भी बराबर वाई। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे क्या, ओ सी, ओ सी का मान आपने ज्ञात किया है ना, तो पहले आप लिख लीजिए ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, ओ सी। कितना माने हैं आप, वाई माने। अब ओ बी क्या, ये दोनों का मान वाई वाई है, तो इसके बराबर भी वाई है ये, और इसके बराबर भी ये वाई है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी का मान कितना प्राप्त किया, ओ बी का मान कितना है, वाई है, और ओ सी का मान भी वाई है। तो यहाँ ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ सी। ओ सी का मान कितना प्राप्त किया है, वाई। वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त किए हैं, 6√2, यही तो प्राप्त किए हैं। पुनः सुनेंगे आप, y की वैल्यू कितना प्राप्त किए हमको ये बता दीजिए। जितनी ऊंचाई ये, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। अब जब दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, संपूर्ण ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपने ये प्राप्त किया है, यानी ये वाली दूरी कितना प्राप्त किए हैं आप, 6√2। कौन सी, ये। तो यहाँ लिखेंगे 6√2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 को कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस रूट में 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ
समस्या इस बात की होगी, मानने में आपको समस्या हो सकती है। जैसे हमने बताया, पहले बता दिया, जो OB की लंबाई होगी वही OC की लंबाई होगी, जो OC का मान निकाल लिया वही OB का मान हो गया। तो आप इसको जोड़ लेंगे, संपूर्ण लंबाई आपको पता चल गई। ये इतना क्या हो गया, मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ से देखेंगे, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 मिनट में पूछ रहा है। आप जानते हैं जो घड़ी की सुई है वो कितना सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इसको जरा आप एक बार सॉल्व करिएगा, कमेंट करिए सॉल्व करके इसमें कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप देखेंगे, ये आपकी एक क्या हो गई, घड़ी हो गई। ये घड़ी हो गई, ये इसका केंद्र हो गया। ध्यान से सुनिए। अब मान लेते हैं कौन सी सुई है, घड़ी की मिनट की सुई। मान लेते हैं मिनट की सुई आपकी ये हो गई, ये हो गई। अब इस घड़ी द्वारा यहाँ कितना होता है, 12 होता है, यहाँ कितना होता है, 6 होता है। इस घड़ी की मिनट की सुई द्वारा अगर 7 से घूमी, 12 पे आई, 12 के बाद फिर घूमते हुए फिर यहाँ पे आ गई 7 पे, तो कितने अंश का कोण बनाएगी। आप जानते हैं इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमेगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। यही तो होता है। संपूर्ण कोण कितना होगा आप बताएंगे, 360 अंश होगा। यही तो होगा। अब ये पूरा घूम रही है तो कितना घूम रही है, यदि अगर बोलते हैं मिनट की सुई इस पूरी घड़ी में अगर चक्कर लगाती है तो कितना मिनट चक्कर लगाएगी, 60 मिनट चक्कर लगाएगी। तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 60 मिनट, मिनट में सुई द्वारा कोण कितना होगा। 60 मिनट में सुई द्वारा पूरा कोण कितना होगा, आप जानते हैं 360 होगा। ये हो गया। अब अगर आपसे हम पूछते हैं 1 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना होगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा कोण 360 बटे कितना होगा, 60। ये हो गया। 60 मिनट में इस सुई द्वारा पूरा कोण कितना बन रहा है, 360 बन रहा है। 60 मिनट में सुई द्वारा कोण 360 हो रहा है। 1 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना होगा, तो एक कैंसिल करेंगे, 0 0, 6 1 के 6, 6 पंचे कितना होगा, 30। 1 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना होगा, 5 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा, 5 अंश हो गया। 6 के 6, नहीं यहाँ कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 कितना होगा, 36 होगा। यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। यानी 1 मिनट द्वारा सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी 1 मिनट में सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनाएंगे आप, 6 अंश का बनाएंगे। अब इसी में पूछ रहा है सुई द्वारा यहाँ 5 मिनट में, अब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रहा है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 5 गुणे कितना करेंगे, 6 अंश, बराबर कितना होगा, 6 पंचे 30 अंश, 30 अंश हो गया। अब यहाँ कह रहा है मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप ये बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताएंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब यहाँ आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, और नहीं तो पाई की वैल्यू आप स्वतः वैसे रहने दीजिए। चलिए यहाँ पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, पाई, और आर की वैल्यू कितना है। अब देखिए आर की वैल्यू का मतलब वही लंबाई है, तो लंबाई यहाँ कितनी दी गई है, आर दी गई है।
तो आर के स्थान पे आप आर स्क्वायर लिख दीजिए। थीटा का मान आपने प्राप्त किया है 30 अंश, यहाँ 30 अंश लिख दीजिए। बटे कितना करेंगे, 60 करेंगे, 360 करेंगे। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप ध्यान देंगे, अब इसमें आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करेंगे तो आपको कितना होगा, यहाँ से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 एके 3, ये 3 एके 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ आप कितना प्राप्त कर लिए, पाई आर स्क्वायर, बाकी सारी चीजें कट गई, नीचे कितना हो गया 12। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में समस्या उत्पन्न हुई होगी, बाकी सारी चीजें आपको आ गया होगा। पुनः सुनेंगे, एक घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई है, उस मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। यानी मिनट की सुई है, उसके द्वारा संपूर्ण कोण कितना बनेगा, इसको आपको बताना है। तो आप जानते हैं 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 अंश। अब 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 अंश का होगा। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 अंश का होगा। तो 5 मिनट की बात क्वेश्चन में कह रहा है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण तो 30 अंश हो गया। फिर कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है। पाई को ऐसे रखा, आर यहाँ आर स्क्वायर है, जो सुई की लंबाई है मिनट की वो आर सेंटीमीटर लंबी है। तो देखिए यहाँ आर सेंटीमीटर लंबी है तो यहाँ आर लिखा गया। थीटा का मान 30 अंश, 30 अंश रखा गया। नीचे संपूर्ण कोण कितना है 360 है, 360 लिखा गया। एक जीरो यहाँ से कैंसिल किया गया और 3 को और 36 को कैंसिल कर दिया गया, तो 12 × 36 होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 12 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन आज की क्वेश्चन थोड़े अलग हैं। जब अब तक आपने जितना भी प्रैक्टिस सेट किया था उससे थोड़ा कुछ हटके है। हट का मतलब यह है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको मिले नहीं थे। सिलेबस में आपने पढ़ा रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस सेट में आपने नहीं देखा रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान याद कीजिए। अब समांतर माध्य क्या होता है आप जानते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है आप लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग बटे क्या लिखते हैं, पदों की संख्या। पदों का योग क्या है, पदों का योग आप देखेंगे यहाँ कितना लिखा गया, 5 लिखा गया, तो 5 को लिख लीजिए, प्लस यहाँ 10 है, 10 को लिख लीजिए, प्लस यहाँ देखिए 15 है तो 15 लिख लीजिए, प्लस कितना है आर है तो आर को लिख लिया, प्लस कितना है 20 है तो 20 को लिख लीजिए, प्लस कितना है 35 है तो 35 को लिख लीजिए, प्लस 40 लिख लीजिए। अब बताइए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे 7 कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ समांतर माध्य आपको कितना दिया गया, आप बताएंगे 21 दिया गया। यहाँ क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ लेंगे। आप जोड़ेंगे तो यहाँ पहले 21 को ऐसे लिख देते हैं, 5 5 कितना 5 ये है, 10 ये है, कितना हो गया 15, 15 में फिर 15 जोड़ेंगे 30, 30 20 कितना हो गया 50, 50 में 40 जोड़ेंगे कितना हो गया 90। अब 90 में आप कितना जोड़ेंगे 35, जोड़ना है आप चाहे जैसे जोड़िए, जोड़ना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितना जल्दी जोड़ ले जाते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 5 9 3 कितना हो गया 12, तो कितना आ गया आप बताएंगे 125 आ गया, प्लस कितना लिखेंगे 8 बटे कितना लिखेंगे 7, ये हो गया। आपको इसको जोड़ना ही है, यदि आप जोड़ दे गए तो समझ लीजिए सॉल्व कर ले गए। अब आप इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 125 प्लस 8 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 1 के साथ 7 दूना कितना होगा 14 होगा, कितना आ गया 147।
आर बराबर कितना होगा 147 माइनस ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 125। आर बराबर कितना हो गया 7 में से 5 गए कितना आएगा आप बताएंगे 2 आएगा। ये 4 है ये 2 है तो घटा देंगे कितना आ जाए। देखिए 7 में से 5 गए कितना आएगा 2। ये 4 में से 2 गए कितना आ गया 2। यानी आर की वैल्यू आपको कितना हो गई 22 हो गई। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। अब इसमें क्या करना था इतनी संख्या दी गई थी माध्य 21 था तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सब पद को जोड़ लिया पदों की संख्या 7 थी 7 से भाग कर दिया हमने। पहले क्या किया इनको जोड़ा 125 प्लस आर हो गया। आर इसमें जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये आर जान रहे हैं आप कैसी राशि है चर राशि है और ये राशियां अचर हैं। अचर राशि को जोड़ लिया चर राशि को रहने दिया। इसके बाद इसका गुणा इसमें कर दिया इसका गुणा इसमें कर दिया फिर 125 प्लस आर इक्वल टू 147 हो गया क्योंकि गुणा करने पर इतना प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आर बराबर क्या किया 147 में से 125 को घटाया 122 आपको प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डैश डैश का अगला पद क्या होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे ये तो बहुत इजी है। चलिए देखते हैं यहाँ कितना लिखा गया 3 1 माइनस 1 और उसके बाद फिर कितना लिखा है -3 डैश डैश का अगला पद पूछ रहा है। ध्यान देंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद क्या होता है। तो आपको पता है समांतर श्रेणी का यदि पहला पद पूछते हैं तो ए आर बराबर 3 लिखेंगे। दूसरा पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद ए प्लस कितना होता है डी ए प्लस डी बराबर कितना लिखेंगे ए प्लस 2d कितना लिखेंगे -1 ए प्लस 3d कितना लिखेंगे -3 यही तो लिखेंगे। अब 1 2 3 4 4 पद तक दे दिया ना। अब पांचवा पद पूछ रहा है ए प्लस 4d। अब यही आगे वाला पद पूछ रहा है। अब आगे वाला पद आप कैसे ज्ञात करें ये तो जानते हैं प्रथम पद समांतर श्रेणी का एक होता है ए होता है। दूसरा पद ए प्लस डी तीसरा पद ए प्लस 2d चौथा पद ए प्लस 3d होता है। अब पांचवा पद पूछ रहा है देखिए 1 2 3 4 इसके आगे 5 ही तो आएगा। पांचवा पद ए प्लस 4d होगा यही तो होगा पांचवा पद। अब यहाँ से आपको क्या करना है हम यहाँ से ए बराबर पूछते हैं तो आप 3 बताते हो डी बराबर आपसे पूछते हैं तो क्या बताएंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद आपका एक ही तो है 1 लिखेंगे और पहला पद क्या है 3 है 3 को घटाएंगे डी बराबर कितना आ गया -2 आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिख लेते हैं प्लस 4 लिखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है -2 है -2 लिख लेते हैं। अब यहाँ कितना लिखेंगे 3 और 4 दूना कितना होगा इस -2 का गुणा +4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए घटाएंगे कितना आ जाएगा। अब इसमें घटाएंगे -5 आ जाएगा यही आपका आंसर हो गया। पांचवा पद आपका -5 इस तरह से आप निकालेंगे। ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी थी ये तो हम आपको बता रहे थे कि ये पहला पद है ये दूसरा पद है ये तीसरा पद है। तो चौथे पद की बात कर रहा था ए प्लस कितना लिख दिया यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 ये चौथा पद है। पांचवा पद क्या होगा ए प्लस 4d होगा। तो ये ए प्लस 4d कैसे हो रहा है जब हम चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करा रहे थे तो हमने आपको सारी चीजें बताया था उसको आप वहां से जाके देख लीजिए। नहीं तो 4-6 प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे लगातार आप बनेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा। आपको चैप्टर आगे जो हमने पढ़ाया था पीछे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप प्रैक्टिस सेट करिए अभ्यास करिए। चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। अब एक लंबवृत्तीय बेलन है बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है तो बेलन आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया 9 पाई दिया गया है
तो आधार के क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 पाई लिखेंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ये हो गया। आर बराबर कितना प्राप्त होगा, रूट में 9 हो गया, आर बराबर आपको कितना आ गया, 3 आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब इसमें पूछ रहा है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2r, तो लिखेंगे 2 गुणे आर की वैल्यू कितना प्राप्त किया है 3, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 6 सेंटीमीटर आपका आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए कोण भी दे दिया, त्रिज्या भी दे दिया, अब इसमें सीधे आप चाप की लंबाई का फार्मूला लगा दीजिए। तो आप लगाइए चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, पहले सारी चीजें लिख लीजिए। आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और उसके बाद थीटा बराबर कितना है, 60 अंश लिख लीजिए, ये दे दिया। तो चाप की लंबाई लिख लीजिए यहाँ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये होता है। अब यहाँ से आपको सारी वैल्यू आपको दी गई है, उस वैल्यू को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। जैसे यहाँ लिखेंगे 2 पाई, ये आपका सूत्र है, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 को 2 लिखा, पाई की मान 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे 21, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश है, बटे नीचे कितना दिया गया है 360 अंश दिया गया है। ये यहाँ से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 के 6 हो गया, 6 4 कितना होगा 36 होगा, 7 1 के 7 होगा, 7 3 कितना होगा 21 होगा, अब 3 1 के 3 होगा, 3 2 ये कितना होगा 6 होगा। यहाँ से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, जो बचा सो आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चाप की लंबाई का फार्मूला 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो 2 सूत्र से हुआ, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 दिया गया, थीटा का मान 60 दिया गया, नीचे 360 है, कैंसिल कर दिया, बस 22 आपको आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर 30 अंश और कोसेक स्क्वायर 30 अंश। ध्यान से सुनेंगे, साइन स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान, साइन 0 0, साइन 30 अंश में 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, इंटू का निशान लगाइए, साइन 30 अंश है, ये कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो इसका मान कितना होगा, आप जानते हैं कोसेक 30 अंश का मान होगा 2 होगा, याद होगा आपका, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, ये 2 लिखा गया, इस वर्ग को यहाँ लिखा गया, इसके ऊपर ये 2 हो गया, और ये 30 साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 30 का वर्ग साइन का वर्ग था इसलिए वर्ग लगा, यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 हो गया, गुणे 2 दूना कितना होगा 4, 4 कैसे हुआ, क्योंकि 2 का वर्ग है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, आपको कितना आ गया, इसका आंसर आपका कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे, इसका आंसर आपको 1 प्राप्त हुआ। तो आज जो है आप प्रैक्टिस सेट 12 में सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उम्मीद है आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई रही होगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जैसे चाहे जिसमें भी आपको डाउट हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में या 3 में जो भी डाउट हो, तो आप उस क्वेश्चन को लिखते समय कमेंट कर दिया करिए, उस जिससे आने वाली प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन को मैं दोबारा ले सकूं और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, और आने वाली परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर
प्राप्त कर सकें। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट करिएगा। और एग्जाम वीडियो में और टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।